नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सियासी सफ़र में। सियासी सफ़र की शुरुआत आज हो चुकी है राजधानी जयपुर से। ये सियासी यात्रा पहुंचेगी टोंक की तरफ। टोंक सवाई माधोपुर का रुख हम करेंगे कि आखिर टोंक सवाई माधोपुर के अंदर लोकसभा चुनाव के कौन से मुद्दे हैं और आखिर जनता के दिल में क्या है। राजस्थान का हर्ट क्या कहता है, राजस्थान की जनता क्या कुछ चाहती है इस लोकसभा चुनाव से, कैसा प्रधानमंत्री वो चाहती है, कौन से वादे थे जो पूरे हो गए, कौन से वादे थे जो अधूरे हो गए। हमारे सियासी सफ़र की शुरुआत हो चुकी है टोंक डिपो की एक बस से। ये एक्सप्रेस बस है, हालांकि इस बस के अंदर जो लोग हैं इसमें टोंक के जुड़े हुए लोग भी और टोंक के अलावा जो जयपुर और अन्य जिलों के लोग भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम लोग उस सरकार के वोटर हैं जो सरकार को सत्ता दिलाते हैं। तमाम लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर उनके मन में क्या है, वो क्या सोचते हैं सरकार को लेकर के, और सरकार उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरी है, और कौन से ऐसे वादे थे जो आज भी अधूरे हैं जिनको लेकर के जनता जद्दोजहद के अंदर जुटी हुई है। हम कोशिश करते हैं बात करने की। कुछ लोग हमारे साथ में हैं। सबसे पहले एक बुजुर्ग बाबूजी यहाँ बैठे हैं। बुजुर्ग बाबूजी, हम आपसे जानना चाहेंगे, बाबूजी आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, राजस्थान की सियासत को आपने बहुत करीब से देखा होगा। कौन से ऐसे मुद्दे थे चुनाव के अंदर जो सरकार ने पिछले चुनाव में किए थे और पूरे किए या नहीं किए? हाल कोई पूरा नहीं हुआ अभी तक। तो सरकार ये डोल कर दिया, वो मांगे था यूपी से लूट खा लिया। इस बार चुनाव में कौन से मुद्दे होंगे जो जनता के सामने होंगे, जिस पर जनता वोट करेगी? हर बार वही एक ही मुद्दा होता है, सब जो भी पिछले चुनाव में जो हुआ था वही चुनाव में। अच्छा, आप लोगों की किस तरह की डिमांड्स रहती हैं कि आम आदमी के लिए सड़क, पानी, रोजगार, चिकित्सा एक बड़ा मुद्दा रहता है, इस पे कितना खरा उतरी है सरकार? इन पर तो सब में खरा उतरी है, हर जगह सड़कें बनी है और विकास तो हो ही रहा है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? सरकार चुनाव आ चुके हैं, आप लोगों को वोट कास्ट करना आने वाले दिनों में, क्या कहेंगे आप सरकार के कामकाज को लेकर के? कामकाज सरकार का किसी का भी ठीक नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ। सरकार का जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का है, बिजली का है, पानी का है, सरकारें बोलती तो हैं लेकिन करती कुछ भी नहीं है। जनता सब समझती है कि साहब क्या अच्छा है क्या बुरा है, बाकी नतीजा मिल ही जाएगा। अच्छा, टोंक के अंदर बहुत पुरानी मांग है रेल की डिमांड, रेल टोंक के अंदर नहीं पहुंची, ऐसे कई मुद्दे हैं पूरे राजस्थान के अंदर, उसके लिए क्या कहेंगे आप मुद्दों को लेकर? वो तो देखो साहब, ऐसा है, पार्टियां जो हैं अपने जो वोटिंग का टाइम होता है ना, उसमें जो सरकार अपना ये इसका फ़ायदा लेने के लिए कुछ भी बोलती है, वो करती तो है नहीं। बाकी जनता अभी देख लेगी क्या करना है उसको वोटों के अंदर। जनता देख लेगी, बिल्कुल साफ तौर पर जनता देख लेगी। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव को? सब वही होना है, सब लौट फिर के वही आना। सत्ता में आने के बाद सब भूल जाते हैं क्या क्या वादे करे थे, और कुछ नहीं होना। आपसे जानना चाहेंगे वैसे, आप बताना चाहेंगे सरकार के कौन से मुद्दे इस बार चुनाव में हावी होंगे और जनता के कौन से वादे थे जो पूरे हुए और नहीं हुए? देखिए, सेटिस्फेक्शन कहीं भी नहीं है। आप लास्ट टाइम की बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि लास्ट टाइम पे कुछ और मुद्दे थे, अभी कुछ और मुद्दे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉपर्ली एक ही मुद्दा चल रहा है कि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि साहब ये सरकार बनेगी। आजकल सबकी मेंटलिटी अलग अलग है, कोई किस हिसाब से सोचता है, किसी के लिए कोई मुद्दा बड़ा है, किसी के लिए कोई मुद्दा बड़ा है। तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा कि भाई इस मुद्दे के लिए अपन आगे, क्योंकि मुद्दे चेंज होते रहते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा था, लोग भड़क रहे थे, अब सब शांत हो चुका है, लेकिन लोग अभी मर रहे हैं, अभी भी जवान तो अभी मर रहे हैं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 2-4 चीज़ें हुई हैं, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी चल रही है। चीज़ें वैसी की वैसी चलती आई है, और लोग भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे देख करके अब युवा जो है वो वोट कास्ट करता है इलेक्शन में? भ्रष्टाचार और आतंकवाद। अच्छा, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पे कितना काम हुआ है देश के अंदर? हो रहा है अभी तो, पर थोड़ा कम ही हो रहा है। थोड़ा कम हो रहा है? हाँ। अच्छा, किस तरह से होना चाहिए कामकाज? मतलब एक्शन लेना चाहिए इस पे, भ्रष्टाचार पे भी, आतंकवाद पे भी। अच्छा, जैसे अभी इतने फौजी शहीद हुए तो उन पे अभी थोड़ा कम ही हुआ एक्शन, ज़्यादा होना चाहिए था उसमें। ज़्यादा होना चाहिए। किस तरह से बात की जानी चाहिए फिर पाकिस्तान से? पाकिस्तान से सीधा युद्ध होना चाहिए। अच्छा, हम तो तैयार है, आज ही ले चलो चाहिए। आज ही ले चलो, सभी लोग तैयार हैं। और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे इलेक्शंस के दौरान किस तरह के इश्यूज होंगे। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू है, और भी तमाम इश्यूज हैं, उन इश्यूज के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? महिला सुरक्षा का तो ध्यान रखना क्या आवश्यक है, और इसके लिए नए कानून बनना भी ज़रूरी है। अच्छा, गवर्नमेंट ने कितना काम किया अभी, कितना संतुष्ट हैं आप लोग गवर्नमेंट के काम से और कितना नहीं है? अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है, काफ़ी किया है। काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी कुछ कहना बाकी है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले? टोंक के। अच्छा, टोंक के रहने वाले। टोंक में रेल का बहुत इंतजार हो रहा है, आज तक रेल नहीं पहुँच पे, आज भी रोडवेज का सफ़र आपको और हमको करना पड़ रहा है। जी। तो ये बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में? जी। आप बाबूजी बताना चाहेंगे, आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, ये वाला चुनाव 2014 का भी देखा और 2019 का चुनाव भी थोड़े दिन बाद होने वाला है, तो कौन से मुद्दे होंगे जिसको देख करके आप वोट कास्ट करेंगे? तो मुद्दे तो कुछ नहीं है, क्या है कि मुद्दे तो क्या है, अभी जो सरकार आई है उन्होंने क्या है कर्जा माफ कराया ना किसानों का, वो सबसे बड़ा मुद्दा है, बहुत तगड़ा है।
अच्छा, उससे किसानों को लाभ मिला है? किसानों को बहुत लाभ मिला है। आप बताना चाहेंगे किस तरह के मुद्दों पे काम करना चाहिए सरकार को और कितना खरी उतरी इस बार सरकार? सिर्फ विकास पे काम करना चाहिए। अभी तक तो सिर्फ प्रयास है, खरी कहीं नहीं उतरी है। जल्दी से जल्दी प्रयास करके टोक रोड भी रेलवे से जोड़ना चाहिए, कनेक्टिविटी की बहुत कमी है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? टोंक। अच्छा, टोंक के कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो लोकसभा में हावी होंगे इस बार? वैसे तो ट्रेन का मुद्दा तो कोई ज़्यादा इतना कुछ है नहीं, जो मेन मुद्दा है बेरोजगारी का है और विकास होना चाहिए बस ये है, और वो विकास मोदी जी करवाएंगे आगे बस। अच्छा, अभी जो कामकाज किया है सरकार ने उससे कितना संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है। मैं वैसे व्यापारी हूँ, मंडी के अंदर शॉप है मेरी, मैं मंदी चल रही है हमारे, फिर भी हम मोदी जी को चाहते हैं क्योंकि आगे जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है वो आगे जाके संभलेगी और देश का विकास होगा। वैसे आप किन मुद्दों पे वोट करेंगे? मैं तो बस ये बेरोजगारी का ही मुद्दा है कि मोदी जी आएंगे तो अब की बार बेरोजगारी मिट जाएगी। देखिए साहब, पब्लिक को उम्मीदें बहुत हैं, लोग जो हैं वो लगातार ये बस जो है उसके अंदर जो सवारियां हैं, जो यात्री हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये सुपरफास्ट बस है और ये जल्दी पहुंचाएगी टोंक तक, इसलिए लोग यहाँ बहुत बस। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे टोंक के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, टोंक के अंदर रेल का मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं, चुनाव में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, कितना खरा उतरी है सरकार पिछली वाली? पिछले वाली तो नाकारा सरकार है। अच्छा, कैसी सरकार होनी चाहिए फिर? कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए और पब्लिक की सेवा देखते हुए राजस्थान रोडवेज हर जगह सुविधा देनी चाहिए और हर 50 किलोमीटर टुकड़े में राजस्थान रोड की गाड़ी को जोड़ना चाहिए। लो फ्लोर राजस्थान लोक सेवा, ये गलत सफर इन गाड़ियों का यात्री परेशान होते हैं, दुर्घटना का भारी खतरा रहता है इनमें। आप रहने वाले कहाँ के? मैं देवली का। अच्छा, देवली के रहने वाले। देवली टोंक का एक पार्ट बताया जाता है, तो कितना विकास डेवलपमेंट टोंक के लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से हुआ है देवली में? देवली में अभी तक हुआ नहीं, जो होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है, इसलिए हो नहीं पा रहा है कि वहाँ से लोकल विधायक बनते ही नहीं, बाहर के विधायक बनने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, लोकसभा चुनाव की क्या स्थिति है वहाँ पर? बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। सरकार कांग्रेस की ही बनेगी अब की दोबारा। अच्छा, सरकार कांग्रेस। प्रधानमंत्री कौन बनता दिख रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा। अच्छा, आप किसको बनाना चाहते हैं? हम नरेंद्र मोदी को बनाएंगे। अच्छा, कारण अच्छा शासन चला रहा है, मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अच्छा, कांग्रेस की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसा कैसे संभव हो सकेगा? ऐसा है संभव कि राजस्थान में सक्सेस ही कांग्रेस की सरकार होती है। राजस्थान में कांग्रेस सक्सेस। यहाँ पर जो है हमारे साथ में एक वरिष्ठ भूमिका के अंदर मौजूद है, हम आपसे पहले बात करेंगे, टिकट आपको बाद में काटने देंगे। आप इधर आए कैमरे के सामने। आप सबसे पहले हम आपका नाम और आपका परिचय जानेंगे। नाम धर्मचंद शर्मा। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए कि इस रोडवेज की सेवा करते हुए कितने साल हो गए? 30 साल हो गए मुझे। 30 साल हो गए रोडवेज की सेवा करते हुए। इस रोडवेज की सेवा करते करते कितने चुनाव देख लिए आपने? करीबन 8 चुनाव तो देख लिए। 8 चुनाव आपने देख लिए। 2014 का चुनाव भी आपने देखा और 2019 का चुनाव भी कुछ दिनों बाद सामने आ रहा है। रहने वाले आप कहाँ के? देवली। अच्छा, देवली के हैं, तो टोंक विधान लोकसभा क्षेत्र आपका लगेगा? उनियारा लगेगा। तो किस तरह के मुद्दे हैं आपके इलाके के अंदर, क्योंकि आप खुद उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं? मुद्दे अच्छे ये वहाँ से समस्या है, एक तो रेलवे की समस्या है और जैसे किसानों की समस्या है पानी की। अच्छा। बीसलपुर की परियोजना होने के बावजूद भी हम देवली निवासियों को पानी मिलता नहीं है, उसकी लंबी लड़ाई चल रही है। ये तस्वीरें जो नज़र आ रही है आपको, ये वो तस्वीर है राजस्थान रोडवेज की उस बस की कि आखिरकार लोग टोंक में रेल क्यों चाहते हैं। टोंक के अंदर रेल जाएगी तो शायद ये जद्दोजहद कम हो सकती है ना। बेरोजगारी का मुद्दा अगर दूर होगा तो लोग रोजगार के लिए जिस तरह से दर दर भटकते हैं, परेशान होते हैं और अपने इश्यूज पे बात करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के टोंक वालों को रेल का इंतजार है। और शायद मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि शायद आज रेल होती, इस बस के अंदर जो मौजूद जो यात्री हैं उनमें आधे से ज़्यादा यात्री जो थे वो ट्रेन का सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते, क्योंकि ट्रेन के सफ़र में एक तो पैसा कम लगता है और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो समय का जो सदुपयोग होता है वो कहीं ना कहीं होता है। और सालों पुरानी डिमांड है, अधिकार भी है जनता का, तो जनता अपने अधिकार को मांगने की कोशिश कर रही है। जद्दोजहद जारी है हमारी, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए इस जद्दोजहद के बीच में भी सभी लोग अपने सफ़र को जारी रखेंगे और इस सफ़र को हम भी जारी रखेंगे, क्योंकि अभी हमें टोंक की जनता के दिल को और टटोलना है कि आखिर टोंक सवाई माधोपुर की जनता के दिल में। तो दोस्तों, सियासी सफ़र अब पहुंच चुका है टोंक के गलियारों में। टोंक के बस स्टैंड पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो हैं मनोज तिवारी जी वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मनोज जी, आपके टोंक शहर को देख करके वाकई में देखने को मिला कि एक पुरानी संस्कृति आज भी जीवित है। सबसे पहले टोंक के परिचय के बारे में जानना चाहेंगे मनोज जी। देखिए लवली, मैं आपको बताना चाहूँगी टोंक जो है वो आज़ादी से पहले एकमात्र नवाबी रियासत रहा है, जहाँ नवाबों का शासनकाल रहा है।
और जब विलय राजस्थान में होना था तब ये राजस्थान के अंदर इसका विलय हुआ। और ये जो पूरा जो ज़िला है यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र भी मौजूद हैं और 3 के अंदर जो है वो कांग्रेस यहाँ पर काबिज है, 1 बीजेपी के पास यहाँ सीट मौजूद है। कुल मिलाकर हम बात करें राजनीतिक समीकरणों की तो यहाँ जो वर्तमान के अंदर जिस तरह का देखा जा रहा है, केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा जो कांग्रेस से यहाँ के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन इस बार जो चुनावी मुद्दे रहेंगे उसमें मुझे लगता है कि बीसलपुर का पानी एक बार फिर मुद्दा बनेगा। रेल का मुद्दा जो कि आज़ादी के बाद से चला आ रहा है वो इस बार मुद्दा फिर जीवित रहेगा। कुछ और मुद्दे हैं, छोटे मोटे बजरी का अवैध दोहन का मामला जिस तरह चल रहा है वो मुद्दे यहाँ उठ सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर क्योंकि लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर लड़ा जाता है तो जिस तरह के मुद्दे हावी होंगे जातिगत समीकरण उसमें देखने को मिल सकते हैं और उस तरह का जो हालात बाद के अंदर देखने को मिलेंगे टिकट मिलने के बाद वो ज़्यादा पता पड़ पाएगा। लेकिन फिलहाल हमको लग रहा है कि बीसलपुर का पानी और रेल ये टोंक के सबसे बड़े अहम मुद्दे होने वाले हैं। सचिन पायलट की मौजूदगी यहाँ पर हॉट सीट की मौजूदगी जाहिर करती है और लोकसभा क्षेत्रों की नज़र में। देखिए सचिन पायलट की जो मौजूदगी है वो यहाँ पर जो क्योंकि वो डिप्टी सीएम बने, पहले जब जो विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब उनको एज ए सीएम प्रोजेक्ट करा जा रहा था तो ये लग रहा था कि लोग वो सीएम बनेंगे, पूरा जो गुर्जर समुदाय था उनको लेके लामबंद था। लेकिन अब के मुझे लगता है कि वो स्थिति यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन नज़र आएगा और कुछ जातिगत समीकरण यदि जोनापुरिया को टिकट यहाँ से दिया जाता है तो गुर्जर वोट जो है वो बीजेपी तरफ डाइवर्ट हो सकता है। डाइवर्ट कहाँ होगा वोट बैंक की बात भी हम करेंगे। सियासत के अंदर किस तरह के मुद्दे हैं, टोंक की रियासत क्या कहती है, टोंक का इतिहास क्या कहता है। ये एक पैनल हमारे साथ मौजूद है जो गैर राजनीतिक पैनल है। इस पैनल का कोई लेना देना नहीं है राजनीति से, इस पैनल का लेना देना है जनहितैषी बातों से, जनहितैषी भावनाओं से। आखिर टोंक की जनता के दिल में क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे। सभी वरिष्ठ लोग जो हैं टोंक से जुड़े हुए ये हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे हम बारी बारी से बात करने की कोशिश करेंगे। सब अपने अपने विषय के जानकार हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप पुलिस से जुड़ी हुई और आम लोगों से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों को आप उठाते रहे हैं, फिलहाल टोंक के दिल में क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर के? देखिए, टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिसमें 4 टोंक जिले के आते हैं। टोंक की दयनीय स्थिति है, ब्लू पावर लाइन से नीचे यहाँ पर लोग जीवन यापन कर रहे हैं। इनको उठाने का काम आज तक किसी एमएलए एमपी ने नहीं किया। यहाँ पर तो हॉट सीट बना करके सेलिब्रिटीज़ आना चाहते हैं और सत्ता हथियाना चाहते हैं धन और बल के आधार पर। यहाँ के डेवलपमेंट से कोई सरोकार यहाँ के जनप्रतिनिधि को नहीं रहता है। आम जन में आज तक जिस तरह से शहादत हॉस्पिटल, यहाँ पे जिला मुख्यालय पे शहादत हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी कर्मचारियों का अभाव रहता है, ना तो मशीनरीज है ना किसी प्रकार का कुछ है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं, किसी प्रकार का कोई इंतजामात नहीं है। हॉट सीट की बात यहाँ पर सामने है, पहले अजहरुद्दीन फिर सचिन पायलट। आप व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको हॉट सीट के नाम पर टोंक के साथ गेम नहीं खेला जा रहा है? ये सब फुल गेम खेला जा रहा है। यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं पर विकास के नाम पे जीरो है। यहाँ से अरबों रुपए की बजरी गैर कानूनी तरीके से जयपुर जा रही है। जो ट्रक 20,000 का बिकता था आज 1 लाख का बिक रहा है। सोने की खान पैदा हो रही है। सब राजनीतिक लोग मिले हुए हैं पर टोंक के विकास की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आज ये देखो हॉस्पिटल की हालत है, जिला मुख्यालय यहाँ पर 1 क्लास हॉस्पिटल होना चाहिए। हार्ट अटैक का मरीज जयपुर जाता है, बहुत से आदमी जो जयपुर अफोर्ड नहीं कर सकते वो रास्ते में दम तोड़ देते हैं। पर आज किसी का ध्यान इधर नहीं है बिल्कुल भी। व्यापारियों की स्थिति इतनी बुरी है नोटबंदी के बाद में, जीएसटी लगने के बाद में, कि बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है, इसका जवाब नहीं है। बिल्कुल, बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई, इसका जवाब नहीं है। आपने इतिहास पे और साहित्य पे काम किया है, क्या कहता है पुराना इतिहास और मौजूदा इतिहास, राजनीति का स्तर किस मौजूदगी पर अपनी मौजूदगी को दर्ज कराता है और मौजूदा हालात क्या कहते हैं टोंक के? आज की हालत में तो ये हो गया कि यहाँ से लूट करके बाहर जाया जा रहा है और हमारे लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा है। ईमानदारी की बात तो ये है कि आज की तारीख के अंदर हमारा हॉस्पिटल भी चलता है तो वो नवाब साहब की बिल्डिंग में चल रहा है। अगर हमारा पवेलियन है तो वो नवाब साहब की बिल्डिंग में है। अगर हमारे यहाँ पर नवाबों ने जिस नमदे को और जिस होटल के काम को जो चलाया था वो आज ख़त्म कर दिया गया है। चाइना के माल ने आकर के हमारी सब चीज़ों को निपटा दिया है। हमारे यहाँ पर कुल मिलाकर के आज के तारीख के अंदर जयपुर इतना हमारा पास होने का नुकसान हो गया है कि वो जयपुर के जो बड़े नेता हैं वो सोचते हैं कि टोंक बड़ी अच्छी जगह है, दिन भर रह लेंगे और रात को घर पे आके जयपुर में सो जाएंगे, बाकी इससे ज़्यादा टोंक का कोई फ़ायदा उनको नहीं है। हम लोगों का शोषण हो रहा है, हमारा हर तरह से आर्थिक शोषण हो रहा है। ना यहाँ पर एजुकेशन पर कोई बात की जा रही है, ना तो यहाँ पर कोई इंडस्ट्री की बात हो रही है। ईमानदारी की बात तो यह है कि बेरोज़गारी अपनी चरम सीमा पर है, जिसके लिए किसी का ध्यान नहीं है। बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। रोज़गार की जब बात आती है तो वहाँ व्यापार का जिक्र ज़रूर होता है। आप व्यापार वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, व्यापारिक वर्ग की क्या स्थिति मौजूदा समय में टोंक की और क्या कहता है यहाँ का समीकरण व्यापारी वर्ग? व्यापार के नाम पे यहाँ रोजगार नहीं है। जैसा कि सुमन ने साहब ने कहा, मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूँ। हमेशा हर मंच पे ये मुद्दा उठता आया है कि टोंक में औद्योगिक विकास नहीं है।
इस ओर आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया है। यहाँ तक कि अपन विचार करें तो ईसूजू की गारमेंट, DCM जैसी फैक्ट्रियाँ जो यहाँ खुली, इनके बंद होने का किस कारण पे आज तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। इस पे ध्यान देना चाहिए। वो क्यों बंद हुई? आज भी यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ मिल्स हैं जो व्यक्तिगत लोग चला रहे हैं, उनके ऊपर भी कभी मजदूरों का संकट, कभी कोई व्यापारी प्रशासनिक संकट, लेकिन प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थिति एक दिन ये आ जाएगी, यह भी बंद होने के कगार पे आ जाएगी, टोंक जीरो हो जाएगा, लोग यहाँ बेरोजगार हो जाएंगे, व्यापार यहाँ जीरो है। FDI के बाद जो हालात छोटे शहरों की, राजधानियों के नज़दीक वालों मार्केटों की हुई है, उस पर सरकार को विचार करना चाहिए और इसके विकास पर ध्यान देना चाहिए। विकास पर ध्यान देना चाहिए। विकास की बात आती है तो टोंक में रेल का जिक्र जरूर होता है। आज अगर रेल होती तो हम भी रेल से आते, रोडवेज की बस में नहीं आते। रेल के आंदोलन चला रहे हैं आपके परिवार के लोग, आप क्या कहना चाहेंगे? रेल का आंदोलन कहाँ पहुंचा अभी टोंक में? देखिए साहब, रेल की मांग काफ़ी पुरानी है। रेल की मांग बरसों से चली आ रही है। कई सरकारें आती है, रेल का चुनावी मुद्दा बनाकर जीत कर चली जाती है। लेकिन अभी हाल ही में जैसे कि हमारे सचिन पायलट जी ने टोंक से चुनाव लड़ा और उन्होंने रेल का वादा किया और उन्होंने कर भी दिखाया। अभी घोषणा पत्र के अंदर उन्होंने टोंक का रेल का जिक्र किया है। और हाल ही में पायलट साहब ने रेलवे बोर्ड से आधी भूमि ऑप्टी व आधी राशि का विवरणी मांगा, जिस पर रेलवे बोर्ड ने सहमति जताते हुए पायलट साहब को विवरणी सौंपा है रेल का। अब टोंक जिले वासियों को उम्मीद जागने लगी है कि यहाँ वर्षों पुराना रेल का सपना पूरा होगा, जिससे यहाँ उद्योग धंधे खुलेंगे, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसान खुशहाल होंगे। अच्छा, तो लोकसभा चुनाव में रेल का मुद्दा मान लेगी जनता की, लोकसभा में ट्रेन आ गई, मान लिया जाए? बिल्कुल साहब, पायलट साहब ने घोषणा पत्र के अंदर लेकर ये सत्य कर दिया है कि रेल को आना है, आज नहीं कल आना है और पायलट साहब के कार्यकाल में रेल को आना है। तो मुद्दा शायद रेल का होगा या नहीं होगा, ये तो वोट कास्ट करने वाली जनता बताएगी। टैक्सेशन से आप जुड़े हुए हैं, टैक्स को बहुत करीब से आप लोग देखते हैं। GST लगाई सरकार ने तमाम तरह के टैक्सों को एक करने के लिए। GST को लेकर के पब्लिक के मन में क्या है? टोंक की जनता क्या सोचती है GST को लेकर? GST को लेकर टोंक की जो जनता है, टोंक के जो व्यापारी हैं, उनके मन में बहुत हद तक भय है, जो अब जाके धीरे धीरे वो कम हुआ है। लेकिन अभी भी उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। और अगर रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप ये देखेंगे कि छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, जिनको GST के दायरे में जबरन लाया गया, उनकी कमर नोटबंदी से जो टूटी हुई है, वो आज भी उससे उभर नहीं पाए हैं। लेकिन सरकार समय समय पे अगर कोई GST के मामले में, इनकम टैक्स के मामले में अगर कोई नए किसी भी तरह के कोई कानून लेके आती है, तो अभी उन कानूनों का ज्ञान, क्योंकि टोंक छोटा शहर है, पिछड़ा है, तो यहाँ पे अभी उस चीज़ का अभाव है। और सबसे मेन जो यहाँ पे ज्वलन समस्या है वो सब रोज़गार है। अगर रोज़गार को अपन को मिटाना है तो सबसे पहले यहाँ पे नए उद्योग धंधे स्थापित करने होंगे। हमें टोंक और कोटा, हमारी कोटा की जो इंडस्ट्री है वो एजुकेशन इंडस्ट्री है और दूसरी इंडस्ट्री है वो जयपुर की इंडस्ट्री है। उस जयपुर की वजह से टोंक जो मिडवे में है, उस मिडवे में होने की वजह से यहाँ का एकदम कोलैप्स हो रहा है। किसी का ध्यान टोंक के रोजगार और टोंक के उद्योग धंधों पर नहीं है। जो हम चाहते हैं कि यहाँ से जो जनप्रतिनिधि जीत के आए, कम से कम यहाँ पे उद्योग धंधों के लिए किसी नई स्कीम को लॉन्च करके लेके आए। हमारे जो यहाँ के रोजगार की समस्या है उनको सदन में मजबूती से उठाए और यहाँ की तरफ थोड़ा ध्यान आकर्षण उनका। पानी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है आपको टोंक की जो रियासत है, टोंक की जो सियासत है, वो किस तरफ इस बार मुड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, टोंक जिले में रोजगार, शिक्षा, पानी और पानी में भी विशेष रूप से सिंचाई और पेयजल, ये चीज़ें हैं। यहाँ रोजगार की संभावनाएं हैं, बशर्ते कि यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री लगे। उस पर सार्थकता से और गंभीरता से विचार होना चाहिए। एक बहुत बड़ा मुद्दा है शैक्षणिक दृष्टि से। टोंक जिले में अविका नगर एक सेंटर है मालपुरा में, और उसमें 10,000 बीघा ज़मीन उसकी खातेदारी में है। इतना बड़ा कैंपस है, वहाँ एक यूनिवर्सिटी खुल सकती है भेड़ और अनुसंधान के चक्कर में उस प्रोजेक्ट के लिए। और दूसरी बात, यहाँ बीसलपुर बांध है जो यहाँ की लाइफ लाइन है इस ज़िले की, वो पिछले 20 साल में केवल 4 बार भरा है। बाकी 16 साल तो यहाँ के किसान पानी के लिए तरसते रहे हैं। उस बांध में प्रतिवर्ष इतना पानी स्टोर हो जाए कि वो प्रतिवर्ष भर सके, ये व्यवस्था सरकार करे। ये व्यवस्था करने के लिए नदियों को जोड़ना पड़ेगा। यदि नदियों को जोड़ दिया जाता है तो टोंक जिला और पूरी राजस्थान सब जोड़ सकता है। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र का है। ये सबसे बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र का है। चुनाव के अंदर जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा, ये सियासत का रंग कहाँ परवान चढ़ेगा। लेकिन फिलहाल टोंक की जनता ने अपना मन बना रखा है, जनता साइलेंट है। लेकिन जब मतदान होगा तब शायद यही लोग मिलकर के निर्णय करेंगे कि आखिर इस हॉट सीट का जो गेम खेलने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग यहाँ पर आते हैं, उन्हें इस बार शायद सबक सिखाया जाएगा और टोंक के मुद्दों पर जो बात नहीं करेगा उसे गेट आउट किया जा सकता है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र का दौरा हम लोग कर रहे हैं और इस सियासी सफ़र में अब हम निकल चुके हैं टोंक से सवाई माधोपुर की तरफ। एक बस है हमारे
साथ में, और इस बस के अंदर बहुत सारे यात्री मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पीछे तक, जहां तक यात्रियों के बैठने की जगह है वहां तक यात्री मौजूद हैं। टोंक में रेल की सुविधा नहीं है, इसलिए लोग बस का सफ़र भी यहाँ पर करना पसंद करते हैं, लेकिन पसंद के साथ साथ मजबूरी भी जो है वो ये सफ़र करवाता है। लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, एक बार फिर चुनाव आ गए, फिर आपके पास मीडिया वाले आ गए और फिर थोड़े दिन बाद राजनीतिक दलों के लोग आने वाले हैं। कौन से मुद्दे हैं टोंक सवाई माधोपुर की जनता के दिल में जो आज भी पूरे होना बाकी हैं? सवाई माधोपुर का सबसे प्रमुख मुद्दा तो ये है कि जो रणथंभा रोड वहाँ पर जो बड़ा प्रसिद्ध है, पूरे विश्व के अंदर फेमस है, और दिया कुमार जी के टाइम पे उस रोड का जो प्रपोजल भेजा गया था बीजेपी गवर्नमेंट को, उस गवर्नमेंट ने उसको आज तक पास नहीं किया। तो उसकी सबसे प्रमुख मांग है सवाई माधोपुर वासियों की, रणथंभा रोड का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रसिद्ध है उसका जो प्रपोजल बना उसके हिसाब से एक तो नक्शा पास किया जाए उसका। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है जो रेलवे ब्रिज है अमीर सर्कल के पास में, सवाई माधोपुर शहर और बजरिया को जोड़ते हुए आसपास के जितने भी गांव उसको जोड़ते हुए केवल एक ही ब्रिज है जिसके ऊपर आने जाना होता है। तो इससे आने जाने में बहुत भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आए दिन ट्रैफिक उस पर जाम हो जाता है, एक्सीडेंट होते रहते हैं। खैरदा का जो ब्रिज बना है वो भी बिल्कुल सकरा बना है, उस पर भी एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो ये प्रमुख मांगे है यहाँ की। आपसे बात करने की कोशिश करते हैं सर। हम जानना चाहेंगे, देश में चुनाव होने जा रहे हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? महाराष्ट्र से। अच्छा सर, देश में चुनाव होने जा रहे हैं, किस तरह का रुख नज़र आ रहा है आपको? आपने यहाँ के इलाके को भी देखा है। पिछली लोकसभा में जो निकाल आए थे उसी की तरफ झुकने वाला ये होगा चुनाव। उसी की तरफ झुकने वाला है चुनाव? हाँ। कारण 5 साल में बहुत किया है। अच्छा। अपोजिशन वालों ने अगर नकारा भी तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। महागठबंधन आ रहा है। नहीं, फिर भी महागठबंधन ऐसे जैसे बोलते हैं ना, 100 चूहे मिलके भी एक शेर का शिकार नहीं कर सकते, वैसे है। अच्छा, शेर का शिकार करना मुश्किल है? मुश्किल है। शेर के इलाके में जा रहे हैं सभी लोग, शेर का शिकार करना मुश्किल है, और लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, चुनाव आ गए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? टोंक के रहने वाले। टोंक में रेल का मुद्दा आज भी गरमाया हुआ। टोंक में रेल कब आएगी? सर, ये तो हर चुनाव में वादे होते हैं और नेता भूल जाते हैं, पता नहीं भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं सर। तो आप याद क्यों नहीं दिलाते उनको? सर, याद दिलाते हैं, जनता वोट देते समय सब याद रहता है, जैसे वोट लिए फिर सब कहते हैं कोशिश कर रहे हैं, कोई प्रयास नहीं होता। अच्छा, आपके टोंक में तो सब वीआईपी लोग आते हैं चुनाव लड़ने? सर, वो बाहर से आते हैं, वो पता नहीं, टोंक की जनता तो वही रास आते हैं, जीतते हैं चले जाते हैं, दोबारा आते ही नहीं। अच्छा, इस बार क्या है टोंक की जनता के दिल में? सर देखो, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी विशेष के लिए नहीं कहूँगा, मैं खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो मैं तो इसके लिए नहीं बोलूँगा आपको। फिर भी आपका मन क्या कहता है? नहीं, कैसी सरकार होनी चाहिए देश में? सरकार ऐसी हो जो लोगों की समस्याओं का समाधान हो। बेरोजगारी, हमारे यहाँ तो पानी की सबसे बड़ी समस्या है। टोंक का पानी अजमेर जयपुर जा रहा है, टोंक वालों को नहीं मिल रहा। टोंक का पानी टोंक के बाहर जा रहा है? बाहर जा रहा है। बिसलपुर का पानी अजमेर। टोंक की बजरी भी बाहर जा रही है? सारी बजरी बाहर जा रही है, सारी बजरी बाहर जा रही है, और गवर्नमेंट को पता है कहाँ क्या हो रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार है चारों तरफ। आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह की सरकार होनी चाहिए दिल्ली में? सरकार वो होनी चाहिए गरीब लोगों को, जैसे मान लो किसानों का ऋण माफ होता है तो कुछ गरीब लोगों को भी तो मिलना चाहिए ना, लेकिन सरकार इस चीज़ को नहीं सोचती है। जो भी ऋण माफ होता है बड़े लोगों का होता है, छोटे लोगों का कुछ नहीं। तो सालों से तो गरीबी हटाने का नारा दिया जा रहा है। वो तो दिया जा रहा है, लेकिन कोई गरीबी नहीं हटी। क्यों नहीं हटी? अभी इसका कारण हमें क्या पता क्यों नहीं हटी। गरीबी हट जाती तो दूसरे गांव में जयपुर दिल्ली में कैसे कमाई करने जाते? गरीबी तो हटी नहीं है अभी तक। तो गरीब ही रहेंगे, वो तो गरीबी है, अभी भी गरीब है। क्या कारण मानते हैं इसका आप लोग? इसका कारण क्या मानते हो आप? गरीब तो सोचते हैं क्या हम करे, कुछ ना करे। गरीबों को आज तक कुछ नहीं हुआ। कुछ गाँव में से जयपुर में जा रहे हैं कमाने, वो जयपुर के ऐसे बड़े बड़े लोग जो पैसे दे देते हैं, उनका काम हो जाता है। गरीबों का तो कोई देखता नहीं है आजकल। गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है, गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं। और लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। सबसे पहले युवा मतदाता हमारे साथ बैठे हुए, कहाँ के रहने वाले हो आप? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के। सवाई माधोपुर के अंदर क्या वोट डालोगे आप इस बार? जी, नाम जुड़ा हुआ आपका? नहीं जुड़ा हुआ? मेरा जुड़ा हुआ। आपका जुड़ा हुआ है? हाँ। अच्छा, आप वोट डालोगे आप? जी। क्या सोच करके वोट डालते हो आप लोग? हम यही सोच के डालते हैं जो मतलब गांव में जो विकास कराए, ऐसी सरकार हो जो गांव में विकास कराए। अब ये जीत के, चाहे मोदी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, सब जीत के अपने पेट के पालने के लिए सब निकल जाते हैं। जीतने के बाद कोई भी गांव में आके नहीं जागते, जब आते हैं जब उनके चुनाव आते हैं। तो यहाँ तो बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर, बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए। तो अभी सुखबीर सिंह जौनप्रिया है, वह जीत के गए तो हमारे गांव में वापस आके नहीं जाके, कब आके जाके जब उनके वोट आए हैं, फिर बाद में आके जनता से लेते हैं। अगर आप जनता से, हमारे हिसाब से क्षेत्रीय नेता होने चाहिए जो क्षेत्र की प्रॉब्लम को समझ सके। अब वो बाहर से है, शहर से है, सिटी से, वो गाँव की प्रॉब्लम को क्या समझ सकते हैं? आप ही बताओ। अब
आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे अपनी उम्र के अंदर, एक बार फिर चुनाव हो रहा है 2019 का, इस बार चुनाव कितना अलग होगा पिछले वाले चुनाव से? अलग होगा। अब की बार कांग्रेस का करेज है, राहुल गांधी जीतेगा। कारण यह है कि मोदी झूठ बोला है, वादे पूरे नहीं हुए, कतई नहीं, वो झूठ बोलने का कारीगर है केवल। अच्छा, अब तो आप लोग किस तरह की सरकार चाहते हो दिल्ली में? हम कांग्रेस की। कारण उसका जानना चाहेंगे। वो सभी कौम को साथ में लेके चलती है। किस कौम को साथ लेके चलती है? और ये बीजेपी है ना, ये सिर्फ बढ़ियाओं की राजनीति करती है। क्या सोच के वोट डालेंगे आप? जैसे कि टिकट का बंटवारा जब ऊपर से होता है तो ये ऊपर का जो टिकट का बंटवारा है वो जातिवाद के आधार पे ही होता है। हालांकि नीचे क्या है, बांट देते हैं, ऊपर सब नेता मिले हुए हैं। सरकार किसी की भी बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आम जनता अगर अपने बीच में से ही किसी को चुनती है तो ही फायदा होगा, वरना ज़्यादातर जो उम्मीदवार हैं टोंक सवाई माधोपुर सीट पे तो पैराशूट उम्मीदवार ही आते हैं, बाहर से आते हैं, और उसके बाद में फिर वो वोट के बाद में जीतने के बाद में वापस नहीं आते हैं। वादे खूब करते हैं लेकिन कुछ वादे ही पूरे होते हैं। कोई सी भी सरकार हो, कोई वादे कंप्लीट कोई भी पूरा नहीं करता है। और लोग हैं उनसे बात करते। बाबू जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? बाबू जी गाँव तो बाबा ये पूर्णियारा रहते हैं, माधोपुर का काम करते हैं। अच्छा, माधोपुर काम। तो इस बार क्या मुद्दे होंगे आपके यहाँ? लोकसभा चुनाव है, पिछली बार भी आपके यहाँ सुखबीर सिंह जोनापुरिया चुनाव जीते थे, इस बार क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव में? देखो साहब, मैं तो वोट देने का टाइम ही नहीं है, मेरे को तो मजदूरी करूंगा जब भी बच्चे को पालूंगा। मतदान करना भी तो जरूरी है। ये हो रहा है जो सब सही हो रहा है। क्यों सब कुछ सही है? सब सही हो रहा है हमारे हिसाब से तो मोदी सरकार ही बैठना चाहिए, मोदी सरकार आनी चाहिए। हाँ बस हमारे हिसाब से तो, और फिर कुछ भी आएगी जो चलेगी, खाने में कोई नहीं देता। अच्छा, आप वोट डालते हो भैया? यस सर। डालते हो? पहले कोई वोट डाला या पहली बार डालोगे? ये पहली बार, इस बार लोकसभा चुनाव वोट डालूंगा। अच्छा, पहली बार वोट डालोगे। पहली बार वोट डालने का उत्साह है, जोश है आप में? यस। किस तरह का जोश है? कि हम मोदी जी को वापस लाना चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हो? जो करते हैं वो देश की भलाई के लिए करते हैं। देश में 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई है और वो बहुत तरीके से सेना का जोश भी बढ़ाया है। तो सर्जिकल स्ट्राइक तो सेना करती है, मोदी जी थोड़ी करते हैं। उनकी कमांड मोदी जी के हाथ में रहती है। अच्छा, ये काफिला जो है ये सवाई माधोपुर की तरफ बढ़ रहा है। टोंक से काफिला निकला है, सवाई माधोपुर की तरफ बढ़ेगा, और सवाई माधोपुर के अंदर हम सहयोगी गिरिराज के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर टोंक के बाद में सवाई माधोपुर, जो कि टोंक सवाई माधोपुर को मिलाकर के एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, लाखों वोटर हैं यहाँ पर जो अपने अपने प्रत्याशी, जो कांग्रेस बीजेपी और तमाम लोग उन्हें मैदान में उतारेंगे, उनका चयन यही लोग करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग से। और हम बार बार यही अपील कर रहे हैं इस सियासी सफर में कि लोग मतदान का प्रयोग जरूर करें, मतदान जरूर करें। सियासी सफर पहुंच चुका है सवाई माधोपुर की धरती पर। सवाई माधोपुर को शेरों की धरती कहा जाता है। यहाँ पर रणथंभौर का अभ्यारण्य बहुत फेमस है। हमारे यहाँ के सहयोगी जो हैं गिरिराज, वो हमारे साथ हैं। गिरिराज, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे सवाई माधोपुर के इतिहास के बारे में और लोकसभा में किस तरह के मुद्दे रहेंगे। कि देखिए, लोकसभा क्षेत्र जो सवाई माधोपुर, टोंक सवाई माधोपुर का है, सवाई माधोपुर एक बहुत अहम हिस्सा है। और सवाई माधोपुर जिले की पॉपुलेशन की बात करें तो तकरीबन 9 लाख से अधिक मतदाता हैं जो बहुत एक बड़ी अहमियत रखते हैं। सवाई माधोपुर की जो पहचान है वो अपने आप में रणथंभौर नेशनल पार्क के कारण है। रणथंभौर नेशनल पार्क जो पूरे देश दुनिया में यहाँ पर जाना जाता है और एक बड़ा हिस्सा है। पर्यटन के क्षेत्र में भी सवाई माधोपुर का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। लोकसभा चुनाव के अंदर जो टोंक सवाई माधोपुर है ये काफ़ी एक हॉट सीट कही जाती है अपने आप में, क्योंकि सवाई माधोपुर एक तो मीणा बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो अपने आप में यहाँ पर जो कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा होता है तो पूरे देश की, प्रदेश की राजनीति की जो निगाहें हैं वो अपने आप में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र पर होती है। और सवाई माधोपुर को लोकसभा जो चुनाव होते हैं, इन चुनावों के अंदर अति संवेदनशील केंद्रों में शुमार किया जाता है। अच्छा, यहाँ के मुद्दे क्या होंगे गिरिराज इस बार चुनाव में, इलेक्शन के? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा सवाई माधोपुर का होगा। सवाई माधोपुर में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या पिछले यहाँ पर सवाई माधोपुर के अंदर 30 साल पहले रोजगार का केंद्र केवल और केवल एकमात्र सीमेंट फैक्ट्री रहा करती थी। सीमेंट फैक्ट्री के बंद हो जाने के बाद में यहाँ पर रोजगार का आज की तारीख में सवाई माधोपुर जिले में कोई बड़ा यहाँ पर उद्योग धंधा नहीं है। बेरोजगारी के चलते लोग, जो युवा वर्ग हैं, वो लगातार यहाँ से पलायन करता है, अन्यत्र कहीं जाकर के अपना रोजगार और अपना व्यवसाय ढूंढता है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा रहेगा। कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, अलग अलग विषयों के ये लोग जानकार हैं और सवाई माधोपुर की नब्ज को बहुत अच्छे से समझते हैं। सवाई माधोपुर के दिल में क्या है, सवाई माधोपुर के मन की बात जानने के लिए हम इन लोगों से बात करते हैं। युवाओं के लिए क्या मुद्दा है इस बार? सर, युवाओं को जो अभी कोई भी सरकार आएगी, कोई सी भी बीजेपी या कांग्रेस, वो युवाओं को रोजगार ही दे। हमारे माधोपुर में सीमेंट फैक्ट्री बंद होने के बाद में माधोपुर के युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है। तो आने वाले में युवाओं को तो यही है भाई, जो जैसी सरकार आएगी वो बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए अपना। अच्छा,
कितना जागरूक है यहाँ का मतदाता, जो कितना जागरूक है अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर के, और इन चुनावों में कौन से मुद्दे होंगे जो चुनाव को एक नई दिशा देंगे? देखिए, यहाँ का जो मतदाता है वो अपने आप में एक ही बार चुनता है। दूसरी बार वो यहाँ अक्सर जो अगर पुराना हम लोग देखें तो एमपी को एक ही बार चुना, दोबारा चांस देते नहीं है। और मुद्दे यहाँ के अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले तो राष्ट्रीय रणथंभौर अभियान यहाँ पर है। टाइगर प्रोजेक्ट हम लोग कहें जो नेशनल लेवल पर नहीं, वर्ल्ड लेवल पर फेमस है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बड़ी डिमांड होती आई है काफ़ी सालों से हम लोग। कारण क्यों फ़ायदा नहीं है? फ़ायदा इसलिए नहीं है कि यहाँ के होटेलियर्स बाहर के हैं, वहाँ जो सारा परचेजिंग होती है वो भी बाहर से होती है, और उसमें जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय लोग हैं, वो भी बाहर के लोग हैं। तो लोगों की डिमांड है कि हम लोगों में स्किल डेवलपमेंट करके हम लोगों को रोज़गार दें, जब जाके भागीदारी यहाँ बने। अन्यथा ऐसा लगता है कि वो देखने में तो बहुत बड़ा है वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन लोगों को उससे रोज़गार नहीं। दूसरा, पानी का एक मुद्दा है, चारों ओर यहाँ पर चंबल है, बनास, लेकिन स्थानीय लोगों को पानी नहीं है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ के लिए। और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के अभी जो चर्चा का विषय वो है कि स्थानीय यहाँ का सांसद हो, जो भी हो स्थानीय हो, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं तो उन्हें मालूम नहीं होता यहाँ के मुद्दे क्या हैं, और वो अक्सर अपने बाहर अपने। आपकी सीट तो वीआईपी सीट कही जाती है। वो वीआईपी बना दी है, और हम लोग ये चाहते हैं वीआईपी न हो सीट, और स्थानीय सीटों, चूँकि लोकतंत्र में आम लोगों को अधिकार सबसे बड़ा, तो आम लोगों की सीट रहे। हम लोग इसी से दुखी हैं कि ये जो सीट है वीआईपी ना हो। सूट बूट वाले आते हैं, चुनाव लड़के चले जाते हैं। बिल्कुल, पिछली बार अजरुद्दीन आए थे, उसके पहले वो जौनपुरिया जी हैं, और भी बाहर के लोग आते हैं। तो हम लोग बिल्कुल इस बात को चाहते हैं कि स्थानीय लोग यहाँ के कोई भी आए, पर हम में से स्थानीय लोगों में से आए, जिसको हम लोग जान सकें, उसको मुद्दों के बारे में बता सकें, कुछ वो जाने, हम कुछ उससे, जिनसे आप दिल की बात कर सके। आप लोग क्या समझते हैं, अधिवक्ताओं के मन में क्या है इस बार के, आपका जो शहर है, आपका जो इलाका है, वो क्या कह रहा है इस बार? सियासत किस जगह जा रही है इस बार? सियासत का जो समीकरण है वो जनता का, जनता जनार्दन होती है। जनता जनार्दन ये है कि मोदी जी के जो झूठे वादे थे, छल कपट धोखा, उससे पूरी तरीके से परेशान हो गई है, और उसके आधार पर गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और हर तरीके से बच्चे और किसान, काश्तकार, हर तरीके का हर तबका परेशान है। और उनका सबका साथ सबका विकास जो योजना लेकर के आए थे मोदी जी, खुद के गांव को ही नहीं संभाल सके, तो हिंदुस्तान को सवाई माधोपुर की समस्याएं क्या है? सवाई माधोपुर की मूलभूत जो समस्या है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या है, यहाँ पर मेडिकल की समस्या है। यहाँ पर सर पर अगर जरा सी भी चोट लग जाती है तो उसको सीधा जयपुर रेफर करते हैं, यहाँ के डॉक्टर्स हैं। यहाँ की सड़कें जो हैं दुरुस्त नहीं है, यहाँ का जो पर्यटन है वहाँ पर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हर तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ की जनता की जो मांग है कि ऐसी ट्रांसपेरेंसी लाए, यहाँ का स्थानीय जो भी है यहाँ का सांसद हो, और इसको हॉट सीट ना बना करके स्थानीय मुद्दों की सरकार बनाई जानी चाहिए, और स्थानीय यहाँ का सांसद होना चाहिए। और टोंक और सवाई माधोपुर के बीच में बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस का सिद्धांत के आधार पर काम करे, दोनों को बराबर के रूप में रखे, जिसके आधार पर सवाई माधोपुर और टोंक दोनों का बराबर से विकास हो सके। भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप लोग के मन में क्या है इस बार चुनाव को लेकर? मोदी आना चाहिए और मोदी जीतना चाहिए। और क्यों? प्रधानमंत्री अच्छा है, बोलने वाला आदमी है, हाँ, धमक आदमी है। अच्छा, सवाई माधोपुर की समस्या क्या है? कुछ समस्या नहीं, सब पूरी होती है, सब काम होते हैं, सब बेकार कहते हैं आदमी ये। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। आपके क्या कहना है कि इस बार चुनाव के अंदर कौन से मुद्दे होंगे जो सामने आएंगे? मुद्दे तो ये मोदी जी आने चाहिए, सरकार मोदी जी की बननी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने पुलवामा हमला हुआ है, अपने 40 शहीद हुए थे जवान, उसमें मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, 350 आदमी मारे हैं, उनके तुरंत जवाब दिया है। मोदी ने सेना को फुल छूट दे रखी है, इसलिए मोदी सरकार ये चाहते हैं हम। अब हम पहुंच चुके हैं राजस्थान की एक नई लोकसभा क्षेत्र करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र की भूमि पर। इस वक्त हम लोग करौली जिला मुख्यालय पर मौजूद हैं। करौली का जो बस स्टैंड है वहां पर इस वक्त हम लोग पहुंचे हुए, और हमारे सहयोगी जो हैं साथ में धर्मेंद्र, वो हमारे साथ में मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र। सबसे पहले जानना चाहेंगे करौली की क्या खासियत है और करौली को क्यों जाना जाता है? देखिए, करौली को लघु वृंदावन के नाम से जाना जाता है, जहाँ लगभग 450 से 500 के करीब रेस्टोरेंट मंदिर हैं, और करौली धौलपुर लोकसभा का बहुत छोटा इतिहास है। करौली धौलपुर सबसे पहले 3 बार हुए हैं, और पहली बार यहाँ कांग्रेस से सांसद थे खिलाड़ी लाल बैरवा, दूसरी बार यहाँ से भाजपा के सांसद जीत कर आए डॉक्टर मनोज राजौरिया, और तीसरी बार यहाँ ये चुनाव हो रहा है। यहाँ काष्ठ कला, लाख की चूड़ियाँ, इसके लिए ये करौली जानी जाती है। इसके साथ ही यहाँ खनन व्यवसाय प्रमुख व्यवसाय के तौर पर देखा जाता है, और बीते दिनों जो वन विभाग और अन्य जो खनन नीति में जो परिवर्तन आए, उनके कारण यहाँ थोड़ी जो रोजगार की कमी है उसको देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ प्रमुख व्यवसाय यही रहा है। इसके अलावा यहाँ करौली की बात करें तो अभी पूर्वी कैनाल जो प्रोजेक्ट था उसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता है। यहाँ आवागमन के साधनों का अभाव है, और करौली धौलपुर लोकसभा जो है अपने डांग क्षेत्र के लिए सबसे अधिक जाना जाता है।
डांग क्षेत्र के लिए सबसे अधिक जाना जाता है और ये वो डांग हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को और अपने नाम को और अपनी पहचान को साबित करते हैं। आपने भी कई चुनाव देखे होंगे बाबूजी, 2014 का चुनाव भी आपने देखा, तीसरी बार यहाँ पर लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर मुद्दे कौन से होंगे करौली के स्थानीय मुद्दों की अगर हम बात करें? मैं प्रेम स्वरूप शर्मा आपको कहना चाहूँगा, यहाँ का मुख्य मुद्दा शायद सभी लोगों ने ज़्यादातर उठाया रेलवे का, और वर्तमान जो सांसद हैं इनके खाते में ये चीज़ जाती है कि इन्होंने ही रुकवाया है वो रेलवे का प्रोजेक्ट जो था। और जैसा अभी डालचंद जी ने फरमाया, चंबल पुल से हमारी कनेक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, इससे रोजगार के साधन बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर डांग क्षेत्र का भी विकास होगा बशर्ते चंबल का पुल बन जाए। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट ने निश्चित इस पर काम किया था, बाकी अब वो रह गया तो रह गया। और ये भी निश्चित है पब्लिक की जो जनभावना है मोदी के साथ है और 100% मोदी ही पीएम बनेंगे। कास्टल फैक्टर अगर देखें, गुजर मीना बहुत जातिवादी है करौली में, और मुसलमान गुजर चाहे सचिन पायलट हो या कोई हो, निश्चित फौजी फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं। इनमें मेरा जहाँ तक ख्याल है मोर देन 90% वोट कास्ट मोदी के फेवर में ही होगा। अच्छा, महागठबंधन भी है देश के अंदर, राहुल गांधी भी, ऑप्शन तो कई सारे हैं देश के सामने। ये प्रधानमंत्री थोड़ी बनने के लिए है महागठबंधन, ये तो मोदी को हराने के लिए है। अगर बाय द वे ये गठबंधन जीतता है, कितने साल चलेगी सरकार? 6 महीना, 2 महीना, 20 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, कैसे संभव है? इस बात को पब्लिक समझती है, पब्लिक सब कुछ समझती है और पब्लिक उसी को देख करके वोट कास्ट करेगी। आप एक युवा वोटर हैं, युवाओं के अंदर के युवाओं की जो समस्या है उस पर हम बात करें तो युवा किस दिशा में है फिलहाल मौजूदा स्थिति में करौली का? मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, हो सकता है देश में पता नहीं कितना विकास करवाया, करौली में तो विकास बहुत पीछे रह गया और उसकी सबसे बड़ी वजह है सांसद मनोज राजौरिया जी। अगर सांसद महोदय के आप ग्रामीण क्षेत्र में जाकर पूछोगे तो शायद शकल पहचानने से भी लोग इनकार कर देंगे कि हमारे ये सांसद हैं। दूसरी चीज़, राष्ट्रवाद के नाम पर मुझे लगता है कि छलावा हो रहा है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कम से कम सेना पे तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, देश पहले भी सुरक्षित था, नेताओं की वजह से देश सुरक्षित नहीं है, मोदी की वजह से या किसी और की वजह से सुरक्षित नहीं है, देश सेना की वजह से सुरक्षित है। और सेना अपना काम 1947 से लेकर आज तक बखूबी करती आई है, ये नहीं है कि 2018 में ही किया हो। इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अच्छा, करौली का युवा क्या सोचता है मौजूदा सरकार को लेकर के? नई सरकार कैसी चाहता है करौली का युवा? करौली के युवा के मन में सबसे बड़ी चीज रोजगार की है, विकास की है। करौली क्या कहता है इस बार? सर, मेरा नाम उदय सिंह है। करौली 1997 से बना हुआ जिला है और जब से लेकर आज तक करौली में विकास के नाम पर ऐसा कुछ विशेष तौर से नहीं है। यहाँ एक डांग और पिछड़ा क्षेत्र के रूप में समझते हैं। लास्ट सरकार पिछले प्रदेश में बीजेपी की थी, केंद्र में बीजेपी थी, लेकिन दोनों मौजूदा सरकारों के होते हुए भी एक पार्टी के मौजूद हुए तो भी करौली विकास से बहुत पीछे रहा। यहाँ रोजगार के नाम पे कोई जिला इकाई, कोई इस करौली जिले में कोई ऐसी इकाई नहीं है, कोई ऐसा कुछ बड़ा जिला उद्योग नहीं है। यहाँ तो केवल मात्र खनन है, जो भी पूरी तरह से लगभग खत्म हो चुका है। न्यूज़ 18 का सियासी सफर अब करौली से धौलपुर पहुंच चुका है। धौलपुर की अपनी पहचान है, इसलिए धौलपुर की बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो कि धौलपुर की कमान अपने हाथ में संभाले हुए हैं, राकेश सिंघल जी। राकेश जी नमस्कार आपका। राकेश जी, हम ये जानना चाहेंगे धौलपुर का परिचय आप दीजिए कि धौलपुर की मौजूदा हालात क्या है, राजनीतिक हालात, और यहाँ की संस्कृति और विरासत किस तरह की है, धौलपुर का इतिहास। देखिए, धौलपुर जिला राजस्थान के सबसे छोटे जिलों में समझा जाता है। इस जिले की पहचान अब से पहले तक तो दस्यु समस्या को लेकर के होती रही है, लेकिन इसके साथ ही खनिज संपदा जैसे लाल इमारती पत्थर और बजरी को लेकर भी इसकी पहचान पूरे प्रदेश में, देश विदेश में हुई है। लेकिन आज के हालात बिल्कुल विचित्र हो चुके हैं। यहाँ समस्या वापस, जो दस्यु समस्या खत्म लगभग हो गई थी, वो पुनः खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि रोजगार के साधनों के अभाव की वजह से इस जिले में लोगों को या तो पलायन करना पड़ रहा है या अपराध की तरफ उनको बढ़ना पड़ रहा है। अच्छा, राजनीतिक हालातों की बात करें, लोकसभा के अंदर कौन से मुद्दे मुख्य प्रमुख रहेंगे? अगर हम लोग राजनीतिक उसकी बात करें तो ये इस जिले से 5 बार बीजेपी को और 7 बार बीजेपी को, 5 बार कांग्रेस को चांस मिल चुका है। लेकिन जिस तरह की यहाँ आवश्यकता थी विकास की, वो विकास कार्य कभी आज तक पूरे नहीं हुए। अगर हम बात करें जैसे रोजगार की, तो रोजगार के क्षेत्र में यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। यहाँ ग्रोथ इंडस्ट्री एरिया है, गवर्नमेंट ने तैयार किया था, लेकिन उसकी स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ इंडस्ट्री वाले आए और आने के बाद वो तुरंत पलायन कर गए। जी, इसी तरह से इमारती लाल पत्थर का खनन क्षेत्र है, देश भर में इसकी पहचान थी, विश्व विख्यात पत्थर रहा। आपका
कहना चाहिए आपका लाल किला और तमाम सारे जितने भी बड़े बड़े किले और वो हैं इमारतें हैं वो सब लाल पत्थर से बनी है। लेकिन आज वो लाल पत्थर उद्योग भी दम तोड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत खराब है। यानी कि देश की जो संसद है, देश का जो लाल किला है, वो भी धौलपुर के पत्थर से बना है। जी बिल्कुल, धौलपुर का लाल किला ही नहीं, जितनी भी प्राचीन हम संस्कृति देखते हैं, धरोहर देखते हैं, वो सब इसी धौलपुर जिले के पत्थर से ही बनी है। लेकिन आज उस पत्थर की पहचान खोती जा रही है। पत्थर की पहचान खोती जा रही है। धौलपुर का इतिहास जो है वो बहुत बड़ा इतिहास रहा है और धौलपुर को दस्युओं के नाम से जाना जाता था, लेकिन स्थितियां बदली और यहाँ के लाल पत्थर ने देश की संसद को खड़ा किया। लेकिन आज उस देश की संसद के अंदर यहाँ की नुमाइंदगी कौन करेगा, ये फैसला करेगी ये जनता। ये वो तमाम गैर राजनीतिक लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, बिल्कुल गैर राजनीतिक बात करने के लिए। आखिर धौलपुर की समस्याएं क्या है, नेताओं ने कौन से वादे किए थे और कौन से वादे झुटलाए गए और नेता कितने फील्ड में नजर आए, इस पर बात करेंगे अलग अलग विषयों पर तमाम लोगों से। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका परिचय और संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि धौलपुर की प्रमुख समस्याएं क्या होंगी इस बार लोकसभा चुनाव में। राजेश कुमार, स्कूल चलाता हूँ, प्राइवेट स्कूल। लेकिन यहाँ पर सरकार से समय समय पर देखा जाए तो कि लाल पत्थर की नहीं है, बल्कि यहाँ पर रोजगार के साधन हैं। वो जो अनेक सरकारों ने आई उन्होंने वादा की है। आज रीको को देखें, रीको में अनेक फैक्ट्रियाँ हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। जो यहाँ के जो मजदूर हैं वो परेशान हैं, बाहर जाने के लिए, पलायन करने के लिए परेशान होते हैं। उनके साथ अनेक तरह की घटनाएं होती हैं और उनकी जेब आज भी खाली देखी जाती है। आज भी वो आंसू बहा रहे हैं और वो कहीं किसी भी बात को लेकर के आज भी संसद है उनके मन में। यहाँ की कह सकते हैं पब्लिक ने सीएम दिए, दो सीएम, भैरव सिंह शेखावत, आपके माननीय वसुंधरा राजे जी, और उसके बाद में यहाँ से गृह मंत्री, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन उसके बाद वादे हुए, उसके बाद वो वादों पर खरे नहीं उतरे। वादों पर खरे नहीं उतरे और वादे जो थे वो चुनाव में थे, लेकिन उसके बाद में सब भूल गए। आपसे जानना चाहेंगे धौलपुर की मुख्य समस्या क्या है। आप सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। वर्तमान जिले की बात करें तो 50,000 से ज़्यादा युवा यहाँ बेरोजगार हैं। यहाँ का जो सबसे बड़ा जो व्यवसाय है वो है पत्थर खनन और रेत खनन, दोनों ही बंद पड़े हैं। चाहे फॉरेस्ट विभाग की मनमानी हो, चाहे माननीय न्यायालय की रोक हो, परंतु कोई ना कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई दी। अगर 5 साल में कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई देती तो कहीं ना कहीं इस व्यवसाय को पंख लगते और व्यवसाय शुरू हो जाता। और दूसरी बात है कि यहाँ पर कोई इस तरह की आधारभूत ढांचा नहीं है शिक्षा के लेकर के जो फर्दर एजुकेशन के लिए बच्चे यहाँ से ले सकें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे ट्रैक है, देख रहे हैं आप यहाँ से कि यहाँ पर रेलवे नेशनल ट्रैक है, देख रहे हैं यहाँ प्रचुर मात्रा में पानी है, देख रहे हैं यहाँ पर ताप विद्युत योजना है, देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी है, 2 बहुत बड़े बड़े मार्केट है यहाँ पर ग्वालियर है, आगरा है, परंतु इंडस्ट्री हब नहीं है। किसी ने सोचा नहीं। भाई बात करें कांग्रेस बीजेपी दल का राजनीति ऊपर उठ के विकास होना चाहिए, विकास ऐसा होना चाहिए समृद्धि हो, खुशहाली हो नागरिकों के लिए, परंतु पूरे जिले में विकास शून्य दिखाई देता है। अगर आने वाले समय में सरकार ने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई तो धौलपुर अपनी पहचान खो देगा। अच्छा काम हुआ है तो अच्छा ही को बढ़ाएगी और अगर काम नहीं हुआ है तो भी ये जनता जो है अपने वोट कास्ट का इस्तेमाल करेगी। फिलहाल धौलपुर की जनता के साथ हमारी बातचीत यहीं समाप्त हो रही है। हम बार बार यही अपील कर रहे हैं धौलपुर की जनता से और प्रदेश की जनता से कि वो मतदान जरूर करें और मतदान करने के लिए अपने और अपने साथियों को घरों से बाहर निकालें ताकि एक मजबूत सरकार देश के लिए हम चुन सकें। फिलहाल सहयोगी एहसान के साथ इतना ही, आगे बात होगी किसी और लोकसभा क्षेत्र की। तब तक बढ़ते हैं राजस्थान के सियासी सफर पर आगे की ओर।